हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आधारित प्रश्नोत्तरी, जनपद लखनऊ लिखा हुआ है। अब ये लखनऊ से प्रसारित की गई है और ये इसमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जो है जिससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, क्योंकि टीचर्स की अभी अब परीक्षा होगी, अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, ये जो परीक्षा कुछ समय बाद तो लिखित के रूप में होगी, लेकिन मौखिक जब आपके यहाँ विजिट पर आएंगे बीएसए, एबीएसए, एसआरजी यानी डिपार्टमेंटल एआरपी वगैरह जो भी आएंगे तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। अभी सिरपुरा ब्लॉक के एक स्कूल है जिसका नाम है धर्मपुरा पर एक स्कूल है। वहाँ पर पूछा गया था कि जो हमारे बच्चों की दक्षताएं हैं, तो कक्षा 4 की 8वीं दक्षता क्या है। तो आप समझ गए होंगे, जब इतना टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसे क्वेश्चन अब आपकी जॉब में नॉर्मल हो चुके हैं, ध्यान रखना। तो आपको ये प्रश्नोत्तरी क्या है, रिवाइज करनी है एक बार और समझ के करनी है। मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आप देखते जाइएगा बस, और आपको वो चीज़ें फीलिंग हो जाएंगी, तो फिर आपका आंसर सीधा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से ये अभी 125 क्वेश्चन हैं, इनकी सीरीज है ये, मतलब कह सकते हैं। और इनको हम 3 से 4 भागों में करेंगे, क्योंकि 125 एक भाग में बहुत बड़ा लेंदी भाग हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसको हम 3 से 4 भागों में करेंगे, और फिर जब सारे हमारे भाग हो जाएंगे फिर हम उसको आपके ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो पहले समझना है पूरी वीडियो को अच्छे से, फिर आप रिवाइज जब करेंगे पीडीएफ के द्वारा तो आसानी होगी, और समझेंगे नहीं तो फिर आपको रटने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, कोठारी आयोग कब गठित हुआ था। पहला क्वेश्चन, तो कोठारी आयोग था 1964 टू 1966। देखिए ऐसी डेट लिखी मिलेगी, आप कहीं भी देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी शुरुआत बनना शुरू हुआ था, आरंभ मतलब बनना शुरू हुआ था, गठित हुआ था 1964 में। लेकिन इम्प्लीमेंट करते करते इसको 1966 आ गई थी, तो लगभग 1966 के मध्य में इसका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन इसमें पूरा कब गठित हुआ, तो शुरुआत गठित कब हुई थी, 1964 में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। दूसरा, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। तो भविष्य हम बनाते हैं, बच्चों का पिलर कह सकते हैं, जो हमारा नींव रखते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो जड़ है। तो कह देते, इसीलिए कहा गया किसमें, कोठारी आयोग के अंतर्गत कहा गया है कि जो भारत के भाग्य का निर्माण है वो हमारी कक्षाओं में होता है। किसके अंदर कहा गया है, कोठारी आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह वर्ष के बच्चे हैं, मतलब किस वर्ष के बच्चों को लिए ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। तो आपने देखा होगा आरटीई 2009, यानी राइट टू एजुकेशन 2009, इसको बोलते हैं हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और ये जो आया था, इसके अंतर्गत 3 बातें की गई थी। पहला निशुल्क, दूसरा अनिवार्य एवं तीसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 3 चीज़ें ध्यान रखना है आरटीई में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो निशुल्क, आपने सुना होगा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और उसके बाद साथ साथ क्या है, उसमें गुणवत्ता की बात भी की गई है। तो इसका मतलब ये आरटीई जो बात करता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें कंपोजिट के बच्चे आ गए, मतलब 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे कह सकते हैं, या 6 से 14। लेकिन आरटी में कक्षा नहीं लिखी हुई है, 6 से 14 उम्र लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहाँ की गई है, आरटी में। किसके लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिका विकसित की गई है। तो शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से 3 मॉड्यूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लागू किए गए हैं। तो कौन से हैं वो 3 मॉड्यूल हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इसका मतलब शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए 3 मॉड्यूल किए गए हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों। अगला, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा किसकी की गई है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो ये बताता है कि जो बच्चे सामान्य स्तर से नीचे के हैं उनकी शिक्षा को हम कैसे अच्छा सा बनाएं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, क्रियाएं करानी है, तकनीकी नई क्रियाओं का प्रयोग, क्या नए नए तरीकों का प्रयोग कर रहा है, नई नई तकनीकों का प्रयोग करना है, यानी शिक्षण तकनीकी की बात कही गई है ध्यानाकर्षण में। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है किससे है। आपको पूछा गया है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना, जिसका संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से। क्यों,
क्योंकि जो बच्चे जो संप्राप्ति स्तर होता है हमारा अपेक्षित, मतलब हमने जो चाहा था बच्चे इस क्लास में इतना जाने, और उसको बोलते हैं सापेक्षित स्तर। तो संप्राप्ति स्तर भी यही होता है। संप्राप्ति स्तर क्या है, इसको स्तर को प्राप्त करना था लेकिन नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए उस समस्या का पता करके उसका उपचार करना ही ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है। किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से, मतलब उस बच्चे का जो समस्या है उसका समाधान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में निम्न से मुख्यतः किससे संबंधित है? जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो आपने देखा होता कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करने वालों बच्चों के लिए है। हमने अभी कई बार चर्चा की है कि जो बच्चे सामान्य स्तर से भी नीचे रह जाते हैं, यानी अपने जो अपेक्षा है उनसे वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अपेक्षित दक्षताएं कह सकते हैं, अपेक्षित आपके लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है वो बनाई गई है क्या? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। तो इसमें लिखा है कक्षानुरूप सामने करने वाले छात्रों के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है? देखो, शिक्षकों की आवश्यकता सहायता की आवश्यकता किसको होगी? जिसको समझ में नहीं आता, जो अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकता, या कह सकते हैं संप्राप्ति नहीं कर सकता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसकी बात की गई है आपके ध्यानाकर्षण में। ध्यानाकर्षण में बताया गया है कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है और हमें क्या करना है, कौन सी तकनीकी का प्रयोग करना है, तो ये बात की गई है ध्यानाकर्षण में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? तो अभी आपने देखा था उपचारात्मक शिक्षण के लिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। तो इसका कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हम समझा चुके हैं, बस इंग्लिश में बोल दिया है। ये उपचारात्मक को हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे तो रिमेडियल, तो रिमेडियल मतलब उपचारात्मक, टीचिंग मतलब मेथड। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए है, ये ऑप्शन सही था, ये पढ़ चुके हैं हम। अगला, ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? मतलब उद्देश्य तो कई हैं लेकिन उनमें से एक प्रमुख उद्देश्य है जो ऐसे बच्चे हैं जो कक्षानुरूप अवधारणा और कौशलों को कठिनाई करते हैं सीखने में। तो यहाँ पर लिखा होगा जो बच्चे जिन्हें दिक्कत होती है जो शिक्षक सिखाता है उसे सीखने में, तो उनके कौशलों और अवधारणाओं को सिखाने में जो कठिनाई महसूस करते हैं उनके लिए जो बनाया गया है वो है उद्देश्य। क्या है? ऐसे बच्चों को मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिन्हें समझ में कम आता है, उनके लिए बनाया गया है। चलिए अगला, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? तो बताया था ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जो है कक्षा 3 से 8 की बात करता है, इसके अंदर कक्षा 1 और 2 की बात नहीं की गई है। इसमें बताया गया बच्चों को कैसे कौन सी तकनीकी से कक्षा 3 से 8 के बच्चों को नए नए तरीके नाटक और उनको नई नई एक्टिविटी में भाग करा के सिखाने की बात की गई है 3 से 8, कक्षा 3 और 8 की। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं आपको ये पता होगा? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं, मैं इसकी वीडियो में बता चुका हूं, और आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइएगा, उसमें एक प्लेलिस्ट बनाया हमने बेसिक शिक्षा विभाग जानकारी। क्या है उसमें? बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी के अलावा आपकी ज़रूरत वाली सारी वीडियो मिल जाएंगी। कौन सी? बेसिक शिक्षा विभाग जानकारी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित हैं? अब देखिए, अभी हमने चारों भाग नहीं पढ़े, भाग 1 पढ़ा है, लेकिन अब हम अगले जो भाग 2, भाग 3, भाग 4 पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हमें आसान हो जाएंगे बनाना। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको मोरली बताते हैं, इनके बारे में बता देंगे, तो आपको जब हम 4 भाग पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जब हम सीखेंगे तब। ठीक है, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग में क्या है? आरंभिक आकलन परीक्षण प्रपत्र के नमूने। अब ये क्या है आपको ध्यान रखना है। तो आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने का मतलब है आपको एक ऐसा प्रपत्र तैयार करना है जिससे कि बच्चे का आकलन शुरुआत में किया जा सके, जिसमें कुछ आपके वस्तुनिष्ठ कुछ आत्मनिष्ठ प्रश्नों की बात की गई है। चलिए ये आप समझ जाइएगा अभी शॉर्ट में, फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे। अगला, ध्यानाकर्षण यानी उपचारात्मक शिक्षण। देख लो, ध्यानाकर्षण का मतलब भी है क्या? उपचारात्मक शिक्षण, जो ऊपर बात कर। क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपेक्षाकृत कम जो बच्चे सीख पा रहे हैं उनको कक्षा अनुरूप सिखाने के लिए, तो आप कह सकते हैं जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं कक्षा में उनको सिखाने के लिए, तो इसका क्या होगा? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले, संप्राप्ति का मतलब कोई चीज़ सीखना यानी प्राप्त करना वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए, बच्चों को कक्षा के अनुरूप हमें जो हमने सोचा है कि इतना बच्चों को आना चाहिए उतना लाने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। चलिए अगला है, शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश ना हों, इसके लिए उचित तरीके हैं। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं।
तो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम बच्चे निराश ना हो, खुश हों कि हाँ हमने आज बहुत कुछ सीखा, अब उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो ऑप्शन पढ़ते हैं और आपको पता चल जाएगा, 2 ऑप्शन नेगेटिव में आएंगे। शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। बिल्कुल सही बात है। हम क्या करेंगे, नए नए तरीकों से पढ़ाएंगे और उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, जिससे कि वो अपने आप एक्टिव रहेंगे तो सीखेंगे। तो बिल्कुल सही है पहला, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा, शिक्षक व अभिभावकों द्वारा ऐसी बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है। मतलब जो बच्चे सामान्य हैं उनकी अपेक्षा, मतलब जो सामान्य से नीचे होते हैं, सामान्य से कुछ ऊपर होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ थोड़े कम वीक होंगे, कहते हैं ना उनको वीक स्टूडेंट, तो उनको हमें क्या करना है, थोड़ा अधिक सहयोग देना है, थोड़ा उन पर फोकस ज़्यादा करना है, जिससे कि वो बराबरी पे आ सकें। ऐसे बच्चों को विद्यालय बदलने के लिए कहेंगे नहीं, बदलना ये संभव नहीं है। ऐसे बच्चों का उन विषयों को पढ़ने से छूट मिले जिनमें उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है, नहीं। छूट मिले मतलब उन बस विषयों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें जिनमें कठिनाई होती है, तो वो विषय खत्म हो जाएगा ना उनका। तो ये बिल्कुल गलत थे दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यानाकर्षण शिविर क्या होता है, इसमें बालक के अलावा उसके जो पारिवारिक लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं ध्यानाकर्षण शिविर में। क्योंकि ये हमने अभी सारे पार्ट नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमें अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम भाग 2, भाग 3, भाग 4 खत्म कर देंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप अभी देख लीजिएगा, एक ओवरव्यू लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है, और फिर वहाँ जब पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर में क्या होता है, समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। तो इसमें लिखा है नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। क्या समस्याएं होंगी, हम समाज से तो सहयोग ले सकते हैं ना, गलत, पहला क्वेश्चन ऑप्शन। दूसरा, हाँ उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जो उनका अनुभव है वो बच्चे देखेंगे और उनका लाभ मिलेगा। हाँ, इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, जो समुदाय के लोग हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे इन चीज़ों में, तो बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहेगा और सब कुछ हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं। अगला है, हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं का मतलब क्या है। देखा है आपने, टीचर बोल देते हैं कि हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे, हम कैसे पढ़ाएं। तो ये एक भ्रांति है। भ्रांति मतलब ये अंधविश्वास फैला हुआ है, ये गलत बात घूम रही है, यानी गलत मैसेज है कि नहीं, आपको ये माइंड में बिल्कुल नहीं लाना है। ये एक भ्रांति है कि हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और ये अपने दिमाग से निकाल देना है प्रत्येक अध्यापक को, क्योंकि ये क्या है, एक भ्रांति है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, क्योंकि बच्चा हमारे पास आता है तो इसका मतलब वो शून्य होता है, उन्हें हमें बढ़ाना हमारा काम है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाँ, ये देखिए, जो इसका मतलब पूछा है हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है। इसका मतलब तो यही था कि हाँ यहाँ क्या है, भ्रांति है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छे होते हैं, हमें बस उन्हें एक दिशा देनी होती है। ठीक है, क्योंकि बताया गया था ऊपर, प्रत्येक बच्चा अपने में खास होता है। चलिए, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, कई एक कारण बताए गए थे, हमने आपको बताए थे 4 कारण, उनमें से 3 कारण लिखे हुए हैं। माता पिता की शैक्षिक स्थिति बिल्कुल सही है, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार बिल्कुल सही है, कलहपुर वातावरण, यानी ये सभी हैं क्या हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं। तो हमने 4 प्रमुख उद्देश्य बताए हुए थे, आपको याद होगा शायद। एक और रह गया आपका, क्या, जो शिक्षक का चौथा उद्देश्य क्या था, मुख्य न प्राप्ति होने का, शिक्षक का कठोर रवैया या व्यवहार। शिक्षक का कठोर व्यवहार भी होता है एक इसका कारण, कि बच्चे जितना सीखना चाहिए उतना नहीं सीख पाते हैं। रीज़न क्या होता है, बच्चे क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं डर की वजह से, क्योंकि कठोर व्यवहार है। बच्चे आपने पूछा समझ में आ गया, डर की वजह से कह देते हैं हाँ आ गया, लेकिन बिल्कुल नहीं आया होता है। तो ये रीज़न था, समझ गए। चलिए, 4 रीज़न थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के, देखिए इसमें लिखा भी है, बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि आप उनको डराएंगे तो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, तो वो रुचि नहीं लेंगे, मन से नहीं पढ़ेंगे, देखते तो जराएंगे। दूसरा, बच्चों की समस्याएं एवं जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर पाते। हाँ, बच्चे आपसे अपनी जो जिज्ञासा है, जो पूछना चाहते हैं, वो नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं। अगला, बच्चे पाठ समझना आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं। देखो अभी मैंने बताया, जब बच्चों को कहा जाता है कि आपको समझ में आएगा, तो बच्चे कह देते हैं डर की वजह से हाँ आ गया। तो उपरोक्त सभी एक उसको प्रभाव करेंगे। अगला, एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है, क्या होता है, सतत आकलन, समस्या का चिंतन और समय रहते समस्या निस्तारण। तो देखो दोस्तों, इस 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अध्यापक है वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, मतलब रोजाना की, ऐसे नहीं शिक्षण, जब भी शिक्षण करेगा उसकी 3 चीज़ें ये बहुत जरूरी है उसी शिक्षण के समय। कौन सा, सतत आकलन, बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, कहाँ करने में कठिनाई होती है, किस बच्चे को क्या कठिनाई आ रही है, ये सतत आकलन है।
जैसे ना क्वेश्चन में पूछते थे बेटा, हाँ बेटा तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, हाँ बेटा ये कैसे, क्यों ये गलत हो गया ना, कैसे हो गया, क्यों क्या समझ में नहीं आया। तो ये उसी टाइम सतत आकलन पढ़ाते हुए। समस्या पर चिंतन, मतलब जो समस्या आई बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है और आप उसे समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका कारण जानो, समस्या पर इस पर चिंतन करो। अगला, समय रहते समस्या का निस्तारण करना, मतलब बच्चे को समय रहते का मतलब है ऐसा नहीं उसको पेंडिंग डाल दिया और फिर भूल गए। उसका समय रहते बच्चे की जिज्ञासा अगर शांत नहीं की गई तो उसकी जिज्ञासा दब जाएगी और वो दोबारा निकल के नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक सीरीज थी जो हमारी 20 क्वेश्चनों की थी। अगली सीरीज में आप मिलेंगे हम आपके अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।